हाय बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स की NMMSS परीक्षा, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा और श्रीदेव सुमन या राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए मैं 2013 का NMMSS परीक्षा में गणित में क्या प्रश्न पूछे गए थे उनका हल आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इन प्रश्नों के हल करने से, पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस को हल करने से, एक तो आपकी गणित विषय पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, लगातार 2012 से लेकर के 2024 तक 23 तक मैंने पेपर में, NMS के पेपर में जो मैथ्स में प्रश्न पूछे गए उन क्वेश्चंस के हल दिए हुए 20 क्वेश्चंस के। तो एक तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं या उसी मेथड पर आधारित दूसरा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम आपका क्लास 8 का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है क्लास 8 का है, या 7 के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरे सिलेबस की आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी यदि इतने पेपर्स की आप तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो 2013 में जो पेपर गणित का जो पेपर आया था NMS का, उसमें मैथ्स में क्या प्रश्न थे, आइए उनका सॉल्यूशन जानते हैं डियर स्टूडेंट, उनको सॉल्व करते हैं। ऐसा करने से आपको एग्जाम में बहुत लाभ होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन प्रारंभ थे। प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 2 से 3/4 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से पढ़ लेता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 3/4 सेंटीमीटर, देन लेंथ विल बी। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, और परिमाप आप जानते हैं कि परिमाप किसको बोलते हैं। आयत का परिमाप का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट, ये मैंने कोई आयत बनाया, इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई क्या कहलाएगा, परिमाप, पेरीमीटर कहलाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आयत का परिमाप आप जानते हैं, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। और परिमाप पेरीमीटर आपको दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 2 इंटू हमको इसकी चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2 3/4, तो लंबाई वैसे रह जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ 2 3/4। ठीक है, अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि 13 इज इक्वल टू, इसको यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 गुणा गया लंबाई प्लस 2 गुणा गया इसके साथ 2 3/4। अब इसको हल कर लेते हैं। 13 इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस 2 गुणा गया, देखो इसकी गुणा इससे होती है, 4 2 जा 8 और 8 में 13, 3 प्लस किया तो 11 हो गया, तो 11/4 हो गया। समझ गए, 4 और 2 को गुणा, 4 दूने 8 और 3 ये है तो 11 हो गया, 4 2 जा 8 और 3 प्लस करेंगे 11/4, 2 से 2 कट गया ये, तो मेरे पास आ गया 13 इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस ये आ जाएगा 11/2। ठीक है, मुझे लंबाई चाहिए
तो इसको मैं इसके साथ ले लूँगा, यहाँ इसका साइन प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा गया लंबाई बराबर, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसका साइन है प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 11/2 प्लस इसके साथ आके माइनस हो गया। अब कितना हो गया, 2 गुणा गया लंबाई, इसको कैसे हल करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, 2 गुणा 13 26, 13 दूने 26 ऋण 11/2। अब कितना हो गया, 2 गुणा गया लंबाई बराबर 26 में से 11 चला गया तो कितना हो गया 15/2। ठीक है। अब यदि आप लंबाई फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लंबाई के साथ 2 क्या है, गुणा में है, वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में जाएगा, तो 15/2 तो पहले से था और गुणा 2 भी हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे भाग में जाएगा, 2 पहले से है तो 2 दूने 4 हो जाएगा, 15/4। ठीक है। और 15/4 को आप लिखते कैसे, 15/4 का मतलब हुआ, भाग दे दीजिए 15/4 4 से, 4 × 12, कितना शेष बचा 3, तो 15/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3, शेष फल कितना बचा 3/4, 15/4 को 3 भागफल हो गया, फिर शेष लिखते हैं और ये फिर भाग में आ जाता है, 3 3 3 3/4, 3 से ही 3/4, 3 3/4, तो लेंथ हो गई 3 3/4 सेंटीमीटर। तो खोजिए कौन सा होगा, ये 3 3/4 सेंटीमीटर। तो आपको इस एग्ज़ाम में आपको मालूम अवश्य होगा कि वहाँ वो OMR शीट भरनी पड़ती है, आंसर के लिए एक OMR शीट मिलेगी। ये तो क्वेश्चन पेपर है आपका, ऐसा तो प्रश्न पत्र है, ये तो इसमें तो क्वेश्चंस है, पर आंसर कहाँ करने हैं आंसर OMR शीट मिलेगी, उसमें गोला करते हैं, या तो नीली पेन से या नीली डॉट पेन से या काली डॉट पेन से OMR शीट पे, तो यहाँ मैंने गोला कर दिया। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या था, यदि किसी वृत्त का व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि होगी। इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2.8 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी, डायमीटर दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस चाहिए, व्यास दिया हुआ है, परिधि चाहिए, तो परिधि आप जानते हैं, सर्कमफेरेंस, परिधि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2πr, किसी वृत्त की परिधि का सूत्र है, पाई का मान 22/7, r मतलब त्रिज्या, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ पाई इंटू 2r, और 2 गुणा गया त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पाई गुणा गया व्यास, पाई गुणा गया व्यास, त्रिज्या का 2 गुना, पाई इंटू 2r लिखा, 2r क्या है डायमीटर, रेडियस है, रेडियस का डबल, तो डायमीटर हो गया। पाई कितना होता है 22/7 इंटू व्यास कितना हुआ, डायमीटर कितना है 2.8। ठीक है, काट लीजिए इसको, 7 से 28 में भाग करेंगे, देखिए 2.8 में 7 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, अब 2 में डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लगा लीजिए, तब ये 28 हो गया, तो 7 चौके 28, तो ये हो गया डिवर्शन 0.4, ये हो गया 0.4, और 22 गुणा 0.4, तो कितना हो जाएगा 4 दूने 8, 4 दूने 8, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से लग जाएगा, ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर,
ये आ गया डायमीटर 8.8 सेंटीमीटर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो OMR शीट में आपको ऐसे गोला बना देना है। क्वेश्चन नंबर देखना है, जैसे यहाँ पर 67 है तो OMR शीट में भी 67 वाला क्वेश्चन देखना है और उसको ऐसा सर्किल कर देंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रभा की आयु राधा की आयु से इस समय 2 वर्ष कम है। पिता पुत्र से संबंधित, आयु से संबंधित एक प्रश्न जरूर होता है और आपके सिलेबस में भी है। प्रभा की आयु राधा की आयु से इस समय 2 वर्ष कम है। 2 बच्चे हैं, एक प्रभा है और एक राधा है। तो प्रभा की आयु राधा से इस समय 2 वर्ष कम है, मतलब प्रभा 2 साल छोटी है, राधा 2 साल बड़ी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 36 वर्ष होगा। प्रभा की वर्तमान आयु होगी। ये क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट एज ऑफ प्रभा इज 2 years लेस देन द एज ऑफ राधा। आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एज विल बी 36 year। एज ऑफ प्रभा एट प्रेजेंट विल बी। अब देखो, हमेशा जब भी आयु के प्रश्न होंगे, एज से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो हमेशा वर्तमान आयु मानना चाहिए। ठीक है, मैं राधा की वर्तमान आयु मानता हूं, माना। राधा की वर्तमान आयु, मुझे न तो राधा की आयु मालूम है और न प्रभा की है, तो मान लेता हूं मैं राधा की वर्तमान आयु क्या x वर्ष है। तो प्रभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? प्रभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? प्रभा की आयु राधा की आयु से 2 वर्ष कम। राधा की आयु x है इस समय, प्रभा की 2 वर्ष कम, तो -2 हो जाएगा। x -2 इतने वर्ष हो गया। क्लियर? राधा की x माना, प्रभा की 2 साल कम थी, तो x -2 हो गया। ठीक। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अब माना इस समय एक बच्चा 12 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा वो? 12 × 4 16 साल का हो गया। ठीक है ना? तो ऐसी है राधा की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब इस समय राधा की आयु x है। 4 वर्ष पश्चात राधा कितने की हो जाएगी? x + 4। ठीक। प्रभा की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान मतलब इस समय x -2 वर्ष की है। 4 साल बाद कितने की हो जाएगी? +4 कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 4 वर्ष पश्चात, क्योंकि 4 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना, 4 वर्ष पश्चात राधा की आयु कितना हो जाएगा बच्चों? आपको मालूम है वर्तमान आयु x वर्ष है राधा की, इस समय x वर्ष की है राधा। 4 साल बाद कितनी की हो जाएगी? +4 हो जाएगा, x + 4 years। और 4 वर्ष पश्चात प्रभा की आयु, प्रभा कितनी की हो जाएगी? इस समय प्रभा की आयु ये है, 4 वर्ष पश्चात कितनी की हो जाएगी? +4 करेंगे, x -2 + 4। और आप जानते हैं -2 + 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा? +2। तो 4 वर्ष पश्चात प्रभा की आयु, राधा की आयु है ये और प्रभा की ये। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, मतलब 4 साल बाद वाली जो आयु है, इन दोनों का योग करिए। योग मतलब जोड़। 4 साल बाद प्रभा की आयु और राधा की आयु को जोड़िए, तो x + 4 + x + 2। 4 वर्ष पश्चात ये राधा की आयु है, ये प्रभा की आयु, दोनों को जोड़ दिया और वो कह रहा है 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग हमारे हिसाब से इतना आया और उनके हिसाब से कितना आया? 36 है, 36 है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, हमारा भी सही है और उनका भी सही है। हम बीजगणित के मेथड से कर रहे हैं, एल्जेब्रिक मेथड से, और उन्होंने अंकगणित का यूज किया है, अर्थमेटिक।
तो दोनों सेम है। अब x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और +4 और +2 कितना हो गया +6 इज इक्वल टू 36। तो 2x इज इक्वल टू +6 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ +6 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 36 में 6 गया तो 30, और 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब क्या हो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30। और यदि मैं x का मान निकालूंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2x के साथ गुणा में है, 2 क्या है इसके साथ गुणा में है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो x का मान निकालूंगा तो 2 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में भाग में चला जाएगा, 30/2 कितना हो गया 15, x बराबर 15। x क्या है, x राधा की वर्तमान आयु है। राधा तो 15 साल के इस समय, पर वो कह रहा है कि प्रभा की वर्तमान आयु, तो प्रभा की वर्तमान आयु क्या है x-2, प्रभा की वर्तमान आयु क्या है x-2, और x की वैल्यू निकल गई 15, तो 15 - 2 तो कितना हो गया 13। तो प्रभा इस समय 13 साल के 13 ईयर्स की है। तो इनमें आप ऑप्शन देखेंगे और ये सी वाला है डियर स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आप OMR शीट में इस पर गोला बना देंगे नीली डॉट पेन या ब्लैक डॉट पेन से, ये होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत ABCD में AOB 80 डिग्रीज है। ये आयत है ABCD, आयत मतलब इसकी लंबाई कम है इसकी ज़्यादा है, आयत हो गया ABCD है। ABCD कोण AOB 80 अंश है, कोण AOB ये कोण ये वाला ये 80 डिग्रीज है। तो ADO का मान निकालिए, ADO, AOB दिया हुआ है वो 80 डिग्रीज है, और आपको ADO का अच्छा ADO चाहिए ना आपको, ADO ये वाला डी बीच में है ना, डी बीच में है तो डी ये वाला पॉइंट लेंगे, ADO ये वाला चाहिए। अब आप जानते हैं कि एक रेखा के एक ओर का जो कोण होते हैं 180 होता है, पूरा ये कोण कितने का हो जाएगा 180, तो ये 80 का तो ये 100 का हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। पूरा ये कोण जो है रेखा के एक ओर 180, ये वाला जब 80 है तो ये वाला 100 हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला 100 हो गया, ठीक है। अब इस बात को आप जानते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब AO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू DO, और आयत के विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ सेम मीजर, ठीक है। तो आधे आधे में बढ़ते हैं, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, तो जितना ये है उतना ये भी होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस वाले में ये हो गया समुद्विबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर समुद्विबाहु त्रिभुज। समुद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण भी समान होंगे। कौन कौन कोण बराबर होंगे, इसके सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो माना मैंने कहा ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंत है कोणों का योगफल कितना होता है, x प्लस 80 डिग्रीज बराबर, यदि मैं इन तीनों कोणों को जोड़ दूंगा x प्लस ये 100 है डियर स्टूडेंट, टाइट कर लेता हूं, ये 100 है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, ये त्रिभुज बन गया ये वाला DOA या ADO या AOD, ये त्रिभुज है। इसके तीनों अंतः कोणों का योगफल होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये प्लस 100 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या होगा 2x,
2x इक्वल टू ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज। तो 2x कितना हुआ, 180 में 100 गया तो 80 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 2x का मतलब क्या होगा, 2 गुणा गया x, 2 गुणा गया x बराबर 80। तो x का मान निकालेंगे तो 2 80 के नीचे चलाएगा तो 40 डिग्री हो जाएगा बच्चों। x का मान 40 डिग्री, ये वाला कोण 40 अंश, ये भी 40 है और ये भी 40, ये 40 डिग्रीज का एंगल है। ठीक हो गया, ADO कितने का, 40 डिग्रीज। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ए वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इस रूप में करना है क्वेश्चन, सरल से प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है ना, ऐसे करेंगे डियर स्टूडेंट, पूरा गोला बनाना, अंदर से बिना छूटे और बाहर भी नहीं जाना चाहिए इनका। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसका मानक रूप होगा, इसका मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे ये है ना आपके पास, कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में, मानक रूप में इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डेसिमल दशमलव यहां से यहां लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.0, दशमलव के बाद जीरो हम लगा सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना। जब डेसिमल को आप बाएं से दाएं ले जाते हैं, बाएं से दाएं उसको दौड़ाते हैं, यहां से यहां ले आए तो कितने अंक आगे लाए आप इसको, कितने अंकों के बाद लगाया आपने उसको, यहां पर था ना वो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहां, अब यहां आ गया वो, देख रहे हो, तो 10 टू द पावर होगा -6। जब आप इसको आगे खिसकाएंगे, कितने अंक खिसकाया, यहां था 1 2 3 4 5 6, यहां ले आएगा तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर -6। तो 5.0 लिखो, चाहे 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए इसी के साथ, मतलब इसका तो आंसर ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपको एक दो प्रश्न और समझा देता हूं। एक प्रश्न जो है मानक रूप का आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक प्रश्न जरूर आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक प्रश्न जरूर आता है। मैं आपको बोलूं, क्या कहूँ मैं, माना ये है 23.567 को मानक रूप में रखें। ठीक है, तो मानक रूप का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद एक अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 5.0 रखा, यहाँ पर डेसिमल का है, यहाँ है, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल यहाँ जाएगा, एक अंक छूटना चाहिए ना, या तो 0 हो सकता है, कोई हो सकता है, यहाँ ले जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ आएगा, मानक रूप चाहिए ना, मतलब डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, कोई दशमलव से पहले एक अंक, तो इसको आप बाएं लाएंगे तो हो जाएगा 2.3567 इंटू 10 टू द पावर, कितना अंक पीछे खिसकाया, 1, तो 10 टू द पावर +1, और 10 टू द पावर +1 बोलो चाहे 10 बोलो, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर 1, उतना ही हुआ। एक और उदाहरण देता हूं आपको, माना ये है, ये था प्रश्न, आपको बोला गया इसको मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, करेक्ट कर लेना इसको, डेसिमल से पहले, दशमलव के पहले एक अंक, इसका मतलब यहाँ आना है इसको, तो 2.325786 इंटू 10 टू द पावर। अब दशमलव को मैं बाएं ला रहा हूँ, कितना अंक ला रहा हूँ, 1 2 3 4, यहाँ ले आया, यहाँ पर ला रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से लाकर यहाँ ले गए, तो कितना अंक पीछे लाया, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर +4। तो जब दशमलव बाएं ओर जाएगा तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और जब डेसिमल दाएं तरफ उसको भगाएंगे
तो 10 की पावर माइनस में आएगी। एक एग्जांपल और देखिए आप, 0.00000072 माना ये, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ लगना चाहिए। तो 7.2 इंटू 10 टू दी पावर, अब दाएं ले जा रहे हैं ना, दाएं तरफ ले जा रहे हैं तो पावर माइनस में होगी 10 की, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8। 0.8 अंक खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7.2 10 टू द पावर -8। ठीक हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मानक रूप का आपके पास प्रश्न आएगा तो आप सही कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। रुपये 3,650 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 1,533 हो तो ब्याज की दर होगी। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3,650 फॉर 3 years इज ₹1,533। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, यहाँ पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब जो दिया है लिखो। साधारण ब्याज कितना दिया है, इतना लिखा है, इतना दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया। मूलधन कितना है, ये है मूलधन, इस पर लगना है ब्याज। ठीक है, जो अमाउंट जिस पर ब्याज लगना है उसको मूलधन कहते हैं। ये तो 3,650 गुणा दर तो निकालनी है तो उसको लिख देता हूँ ऐसी, गुणा समय कितने साल में, 3 वर्ष में, बटे 100। तो 1 शून्य से तो 1 शून्य कट गया, यहाँ 10 हो गया, 10 को आप यहाँ गुणा में ले जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 365 गुणा गया दर इंटू 3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1,533 इंटू 10। ठीक है, तो 365 इंटू दर इंटू 3 इज इक्वल टू, गुणा कर दूंगा। ठीक है, या रहने देता हूँ ऐसी, सीधा दर निकाल लेता हूँ, यहाँ से सीधा लिख देता हूँ दर बराबर, अब देखो इसके साथ दो चीज़ें गुणा में हैं, मल्टीप्लाई में हैं, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हर में जाएगा। 1533 इंटू 10/365 इंटू 3, ये दोनों गुणा में, यहाँ जाके भाग में जाएंगे। अब 5 से काटो, 5 दूने 10, 5 से काटो, 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35, 15, 5 या 15। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कर लेता हूँ दर बराबर, साफ साफ आपको दिख जाए, 1533 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 3। अब 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो दर बराबर हो गया, इन दोनों को गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 बटे 73। अब दर का मान निकालने के लिए इसको इससे भाग करना पड़ेगा। 1022 में 73 का भाग, तो 73 बन जा 73, 12 में 3 गया 9, 9 में 7 गया 2, 2। ठीक है, तो 4 बार जाएगा, 4 × 12 का 2, 7 × 28 29, 14 आ गया, तो दर का मान आ गया 14। दर कितना हो गया 14%, और दर होती प्रतिशत में, दर किस में होती परसेंटेज में, रेट किस में होता है परसेंटेज में, तो दर आ गया 14%। तो कहाँ 14%, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है डियर स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आ रहा आपको? ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलिए अगला देखते हैं। अब एक इक्वेशन है, एक समीकरण है 0.4x माइनस 3 डिवाइड बाई 1.5x प्लस 9 इज इक्वल टू -7/9। x का मान निकालिए, x की वैल्यू निकालनी है। तो 0.4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1.5x प्लस 9 इज इक्वल टू -7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वज्र गुणन, इसके और इसकी गुणा और इसके और इसकी गुणा करिए। तो 9 की गुणा यहाँ 9 इंटू 0.4x माइनस 3 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -7 1.5x प्लस 9 करिए गुणा। 9 चौके 36, डेसिमल कहाँ लगेगा? दसों के बाद एक अंक है तो यहाँ लगेगा ये, और इसकी गुणा इससे प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 9 तो यहाँ 27 बराबर यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 15 सत्ते 105। डेसिमल कहाँ पर लगेगा? दसों के बाद एक अंक है तो यहाँ से लगेगा ये x, और ऋण और धन की गुणा ऋण, और 7 गुणा 9 सत्ते 63। तो ये माइनस है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो गया ये, इज इक्वल टू इसको वहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -63 प्लस 27। अब इन दोनों को डियर स्टूडेंट प्लस करते हैं। 10.5 में 3.6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सॉरी कितना हो जाएगा? 4 5 11 का 1 3 1 4 14.1 14.1x इज इक्वल टू, इसमें ये माइनस होगा तो साइन तो नेगेटिव का आएगा, ये -63 है और 13 में से 7 गया 6, 5 में 2 गया 3, -36। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो x का मान निकालना, तो 14.1 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 14.1। ठीक है, अब आप देखो डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ नहीं है, दशमलव हटाना है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसको लिख दीजिए 36.0। 36.0 का मतलब क्या हुआ? 36 ही हुआ, और ये तो था ही यहाँ, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। अब दशमलव हटा लीजिए तो x इज इक्वल टू -360 डिवाइडेड बाई 141। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या? 3 चौके 12, कुछ संभवतः गलत हो गया डियर स्टूडेंट। एक बार फिर देख लेता हूँ कहाँ पर मिस्टेक हुई, एक बार फिर देख लेते हैं। इसके गुणा हमने इससे कहा और इसकी इससे मल्टीप्लाई -7 1.5x प्लस 9, 9 चौके 36 3.6x -20 इज इक्वल टू 15 सत्ते 105, 9 सत्ते 63, भी ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आया तो 3.6x प्लस 10.5x इज इक्वल टू -63, ये माइनस आ गए तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14.x इज इक्वल टू -36। तो x की वैल्यू -36 बाई 14.x, तो डेसिमल लगा, ये हो गया। चलो 3 से काट के देखता हूँ पहले। 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट ये तो कुछ और ही आ रहा है, आंसर तो हमारा मिल नहीं रहा है, कुछ गलत हो गया। देखते हैं ठीक से एक बार इसको। हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार दिया है, इसको होना चाहिए था 5, ये 5 है एक्चुअली। इसलिए अब मुझे फिर से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी
इसको लिख देता हूँ 5, इसके गुणा इससे, ठीक है। चलो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो आलस नहीं करना, जब मैथ्स करनी है तो आलस नहीं, कहीं मिस्टेक होगी तो फिर करिए क्वेश्चन को, ठीक है, ये आदत होनी चाहिए। इसके गुणा होगी यहाँ 0.4x माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू इसके और इसकी गुणा, तो -7 इंटू 1.5x प्लस 9, ठीक है। अब गुणा करिए इसकी इससे, 0.4x इंटू 5, इसके इससे प्लस और माइनस के गुणा, -5×15 ब्रैकेट है ना, तो दोनों में गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसकी गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो माइनस प्लस और माइनस के गुणा, माइनस और प्लस की गुणा -1.5x, माइनस और प्लस की गुणा -7 इंटू 9, ये तो तरीका है। अब आप देखो 15 चौके 20, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ लगा दीजिए, -15 इज इक्वल टू 15 सत्ते 105, इन दोनों गुणा, डेसिमल 0.1 अंक तो यहाँ लग जाएगा माइनस करके ये, और 9 सत्ते 63, इसको तो यहाँ ले आते हैं, 2x प्लस 10.5x इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा 15 माइनस 63, तो 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, इसको देखिए, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 10.5 है, 10.5 में 2.0, 2 मतलब 2.0, तो 5 2 1, 12.5 हो जाएगा ये, तो ये आ गया 12.5x, 15 माइनस 63, साइन आएगा नेगेटिव, माइनस डेरोस्टेंट, ये कितना हो गया, 15 माइनस 63 कितना हो गया, माइनस का साइन आएगा, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 5 में से गए 4, -48, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -48 डिवाइडेड बाई 12.5, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ये हटा दो या एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है, 5 से काट दो इसको, 5 9 10, 5 5 25, 5 9 45, 3 5 6 30, x इज इक्वल टू -96/25, तो x की वैल्यू -96/25 हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा, देखो समचतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, जैसे ये समचतुर्भुज है, सब बराबर लंबाई की, जितनी लंबाई इसकी उतनी इसकी, उतनी इसकी उतनी इसकी। अब आप देखो इसके डायगोनल कौन होते हैं, विकर्ण, विकर्ण कौन हुए, यहां से यहां मिला दिया, ये हो गए विकर्ण, और यहां से यहां ये विकर्ण हो गए, ठीक है। विकर्णों की लंबाई दे रखी हैं, एक विकर्ण है 12, एक 12 सेंटीमीटर का यहां से लेकर यहां तक, और एक है 10 सेंटीमीटर का यहां से लेकर यहां तक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 गुणा गया 1/2 गुणा गया विकर्णों का गुणा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2 गुणा गया विकर्णों का गुणा, तो 1/2 गुणा गया विकर्णों का गुणा, एक विकर्ण है 12 और दूसरा है 10, 2 पंजे 10 और 12 पंजे 60, तो 60 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 60 क्या आ जाएगा
वर्ग सेंटीमीटर। तो 60 कौन हो गया ये, तो ये है करेक्ट आंसर। तो सूत्र याद होना चाहिए, सम चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों और उसका क्षेत्रफल निकालना हो। क्षेत्रफल मतलब अंदर का ये कितना है, ये है क्षेत्रफल। ये निकालना तो ये सूत्र लगता है 1/2 d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों का गुणा करिए और 2 से भाग करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संपूरक कोणों का एक कोण x है, संपूरक कोण किसको कहते हैं, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वह संपूरक कहलाते हैं। दो कोणों का योगफल यदि 180 अंश है तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। जैसे माना एक 100 डिग्री होगा तो दूसरा होगा 80 डिग्री, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। और पूरक कोण कौन होते हैं, जब दोनों का जोड़ 90 अंश हो। पूरक कोण में कोणों का जोड़ 90 अंश और संपूरक कोण में दो कोणों का योगफल 180। ठीक है, तो 180 अंश यदि कोणों का योग है तो वो संपूरक होते हैं। तो उनमें से एक कोण तो x है, संपूरक कोणों का योग 180, एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, -x करना पड़ेगा ना। माना संपूरक कोणों में एक कोण 50 अंश है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 130। इन दोनों को एक फल आ गया ना 180। तो एक कोण x है, संपूरक कोणों में से एक कोण x है, दूसरा कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस x। तो कौन सा सही है, ये डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समपंचभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान लो। समपंचभुज मतलब जिस बहुभुज की समपंचभुज, जिस बहुभुज की पांचों भुजाएं समान लंबाई की हों। पांचों भुजाएं समान लंबाई की होंगी तो पांचों कोण भी समान लंबाई के होंगे। ठीक है, और समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, सूत्र आप जानते हैं, अंतः कोणों का योग सम, आप लिख देना सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग, तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सूत्र है, मतलब समबाहुभुज के समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 जब भुजाएं n हो। n भुजाओं का बहुभुज है, समबाहुभुज है, तो अंतः कोणों का योग ये होता है। पर यहाँ पर क्या है, पंचभुज, पंच मतलब पांच भुजाएं, तो n का मान कितना हो गया 5। तो n की जगह पे 5 लिख देता हूँ, 5 × 2 गुणा गया 180 अंश, तो ये हो गया 3 × 180 अंश। ये क्या हुआ, समबाहुभुज के सभी 5 अंतः कोणों का योगफल। और समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होगा। समपंचभुज में 5 भुजाएं हैं, 5 ही कोण होंगे, पांचों भुजाएं की लंबाई समान, तो पांचों कोणों की लंबाई में समान होंगे। और पांचों कोणों को जब मैंने जोड़ा तो इतना आया। उन 5 अंतः कोणों का योग ये है। यदि मुझे एक निकालना हो तो 5 से भाग करेंगे, 5 बराबर कोणों को जोड़ के ये आया। एक कोण कितने का आएगा, इसमें 5 से भाग करेंगे 180 डिग्रीज बाई 5, काट लीजिए, 5 × 15, 5 × 6 = 30, 6 × 18, 3 × 108 डिग्री। तो अंतः कोण हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए -35 डिवाइडेड बाई 2a -6। याद रखना, सबसे पहले अंदर का सबसे छोटा कोष्ठक का हल करना चाहिए। यहाँ
तो मैं पहले इसके अंदर का हल करूँगा। तो -35 इसमें भी नहीं छेड़ेंगे, पहले अंदर का मान आना चाहिए 29। देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया, -35 डिवाइडेड बाय 29 और 6 कितना हो गया, 35। हो गया नहीं हुआ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 35 हो गया। अभी क्या हुआ, डिवाइड का चिन्ह है मतलब -35 भाग दिया गया 35, भाग देने का चिन्ह है तो भाग देना मतलब बटे में आ जाएगा वो। तो 35 से कम 35, तो ये हो गया -1, इसका मान हो जाएगा -1। ये करेक्ट आंसर। देखो कितना सरल है, थोड़ा नियम जानकारी और प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छी सी। प्रैक्टिस आप अच्छी सी कर लेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको ये बड़ी ध्यान से देखिए, इसको एक घातांक एवं घात का प्रश्न है। 6 to the power 0 डिवाइड बाय 6 to the power -1 इज इक्वल टू 6 to the power x। 6 to the power 0 कितना होता है, 1। किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है, जैसे x की घात 0 1, 10 की घात 0 1, 100 की घात 0 1, 52 की घात 0 1। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो 1 आएगा, तो 6 की घात 0 1 भाग दिया गया 6 की घात -1 बराबर 6 to the power x। अब ये भाग देना मतलब बटे में, तो 1/6 की घात -1 बराबर 6 की घात x। ठीक है, बटे में आएगा ना, ये भाग देने का है, भाग मतलब बटा, बटे में आ गया। अब जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ ऋण चिन्ह यहाँ धन हो जाएगा, तो 6 की घात 1 यहाँ माइनस साइन है, ऊपर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 to the power x। देखो बेस सेम है, ये बेस सेम है, आधार आधार समान है, ये नियम है घातांक का, आधार आधार समान है तो घात भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब x बराबर 1 होगा। डियर स्टूडेंट, कैसे हो गया, होना तो इसको ऐसे चाहिए था। क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं उतारा। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 77, 6 to the power 0। आंसर संभवतः गलत लिख दिए मैंने इसके, इसके आंसर थे, इसको थोड़ा देख लीजिए, ये आंसर गलत लिख दिए डियर स्टूडेंट। यहाँ ए में 1 है, बी में 0 है, सी में -1 है, ठीक है, -1 और ये क्या है 6 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, x की वैल्यू कितनी होगी 1 आई ना, तो ये वाला आंसर सही है इसका, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन गलत उतर गए थे, ये डियर स्टूडेंट सही आंसर है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखिए, इसको भी सरल करते हैं। आइए इसको सरल करते हैं। 2 - 3 to the power -1 होल पावर -1। तो 2 - 3, आप देखो 2 - 3 कितना हुआ -1, पहले ब्रैकेट के अंदर का हल किया, 2 - 3 -1 पावर -1 ये। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको, ये भी -1 पावर है। 2 - 3 देखो ये गुणा में है एक्चुअली, पर इसकी घात क्या है -1 है, तो इसकी घात को मैं यदि प्लस बनाना चाहूँगा तो नीचे ले आऊँगा, -1 की घात 1, ये ध्यान रखना। -1 3 गुणा -1 की घात -1 था ना, तो 3 गुणा गए, -1 की घात ऋण 1 के मैंने प्लस करना चाहा तो घात नीचे आ गई, तो ये कितना हो गया अब 2 माइनस, देखो 3 इंटू 1/-1, 1 की घात -1 की घात 1/-1, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 2 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 हुआ तो 3 हो गया, तो ये हो गया 5, तो इन दोनों का हो गया 5 to the power -1। क्या आया
5⁻⁻1। अब -1 को आप प्लस करना चाहते हैं तो बटे में ले आओ, 5⁻1। ठीक है, ये हो गया 1/5। कौन सा वाला सही है? इसका सी वाला आंसर करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, चलिए और आगे बढ़िए। आयुष को गणित में से 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए। 100 नंबर का पेपर था और आयुष 90 नंबर ले आया, तो कितना परसेंटेज हुआ उसका? 90% अंक प्राप्त किए। ये चीज याद रखो, गणित में 100 में से कितने अंक हुए? 90। तो कितना प्रतिशत अंक हुए? 90% अंक प्राप्त हुए। उसके अंकों का पाई ग्राफ में केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? अब आप ध्यान देना चाहिए आपको कि पाई ग्राफ का मतलब हुआ कि एक वृत्त बनाना है और वृत्त में दिखा देना है इसको। देखो इंक चेंज हो गई, इंक हो गई, चेंज हो गई। चलो वैसे आपको बताता हूँ। ये जो है ये सर्किल है, ठीक है। तो पाई चार्ट का मतलब ये होता है कि इसको वृत्त के अंदर दिखाइए, ये 90% को, ठीक है। तो केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? अब आप जानते कि केंद्र पर हमेशा 360 अंश का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना सा कोण बनता है? 360। और 360 के कोण में 90% क्या है? आयुष के अंक है। तो 360 का 90% दिखा लीजिए। 360 डिग्री गुणा 90% का मतलब होता है 90/100। 90% मतलब 90/100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 9 छके 54 का 4 हासिल 5, 9 तियां 27 और 5 32। 324 डिग्री कोण कितना बनेगा? 324 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार आप इसको फिर देख लीजिए। आयुष ने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए। आयुष ने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए, मतलब 90%। अब पाई चार्ट में वो कितना होगा? पाई चार्ट बनता है ना ऐसे, आपने देखा होगा, इस टाइप से बनता है, अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ वो कहाँ पर होगा, कितना हिस्सा होगा उसका? तो पूरा कोण होता है 360 अंश का, ठीक है। अब 360 अंश का मैं 90% निकाल लूँ, क्योंकि आयुष का हिस्सा कितना है? 90% है। और 90% का मतलब होता है 90/100। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। 36 गुणा 9 324 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बड़ा अच्छा समीकरण है, हल करना है। x + y = 12 है, xy = 28। आपको इसका मान चाहिए। तो आप जानते हैं कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + 2xy होता है। x² + y² + 2xy। x + y = 12 है, तो 12 का वर्ग बराबर इसका तो मान निकालना ही है, प्लस 2 गुणा गया xy 28 है, लिख दो। x + y का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + y² + 2xy। जैसे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। और x + y की जगह क्या रख दो? 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर बराबर x² + y² + 2 इंटू 2 गुणा गया xy का मान ये है, और 12 का वर्ग होता है बच्चों 144 बराबर x² + y² + 28 दूने 56। हमको इसका मान चाहिए, ये प्लस या माइनस हो जाएगा। 144 - 56 = x² + y²। तो x² + y² बराबर, घटा दीजिए, 14 में 6 गया 8, 13 में 5 गया 88 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 88 आनी। देखो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व होना है स्टेट, ठीक है, सरल है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए आगे इसके गुणनखंड करने हैं, तो सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मैं इसको कैसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को लिख दूंगा 2x प्लस 4, इसके गुणा यहाँ करूँगा तो 4x स्क्वायर हुआ, और 2x प्लस 2x 4x हुआ, और 2x गुणा 2x करूँगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4, x गुणा करके x स्क्वायर हो गया, तो 4x को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2, इनमें कॉमन क्या है 2, क्योंकि 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2, तो 2 कॉमन हो गया तो x बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बच गया, 2 दूनी 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, इन दोनों में x प्लस 2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा प्लस 2, तो ये हो गया गुणनखंड, ये वाला डियर स्टूडेंट, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस गोला भर देना है OMR का, OMR सीट जो होगी उसके गोले भर देने हैं, ठीक हो गया, ये हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी गुणा कितना सिंपल है, कई बार ये एग्जाम में आता है, इस ऐसा क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि बच्चों को दशमलव के गुणा आते हैं कि नहीं आते हैं। इसको देखो 101.01 इंटू 0.01, इसको तो छोड़ ही दीजिए चाहिए। अब ये अपने आप में एक है, दशमलव भूल जाए, फिलहाल एक है, तो इसकी गुणा इसमें होगी तो 10101, एक की गुणा किसी में भी करो तो वही आएगा, दशमलव फिलहाल भूल गया मैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, माना दशमलव नहीं था तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,101 है, तो इसकी गुणा एक में होगी तो उतना ही आ गया। अब दशमलव अंक कहाँ पर लगेगा, ये है प्रश्न, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 2 और यहाँ 3 4, दशमलव बाद कितने अंक हो गए, 1 2 3 4, अब यहाँ से गिनते हैं दाएं तरफ से, 1 2 3 4, ये 1.0101, 1.0101, ये वाला करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ गए ना आप। इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल सा है, गुणा कर लीजिए, यहाँ 1 है तो 1 से जितना गुणा उतना आएगा, अब दशमलव अंक कहाँ पर आएगा, दशमलव 1 2 3 4, यहाँ से गिनते दाएं से बाएं, 1 2 3 4 यहाँ पर लगेगा, ठीक हो गया। चलिए इतने का घनमूल क्यूब रूट, तो घनमूल आप जानते हैं 17,576 है ना, 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, फिर 17, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14, अब इसमें जाएगा ना 3 का जाएगा, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, 13 का जाएगा, 13 कम 13, ठीक है, 8 89, 13 छके 78, ठीक है, 11 और 1 17, तो 13 9 117, 13 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 क्या 39, और ये हो गया 13 कम 13, तो 17,576 बराबर 17,576 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 13 गुणा गया 13 गुणा गया 13, तो घनमूल का एक चिन्ह भी होता है, याद रखना, 3 लगता है यहाँ पर, समझ लेना घनमूल है, तो घनमूल 576 बराबर, देखो इन 3 में से 1 2 लेना है, और इन 3 में से, इन तीनों में से 1 13, और इन 2 में से, ये 3 2 है ना, उनमें से 1, घनमूल में 3 3 में से 1, और वर्गमूल में 2 2 में से 1, तो 13 दूने 26 आ गया और स्टैंड, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो घनमूल भी ठीक से आपको करने हैं,
चलिए 19 में इसको देखिए आप, ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। अब ये जब समांतर रेखाएं हैं तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, डियर स्टूडेंट, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है ना, आप और ध्यान से देखो, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती, तिर्यक रेखा हो गई ये वाली, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांत त्रिकोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। इस त्रिभुज का एक कोण 30 है, एक 50 है, तो 50 और 30 कितना हो, 80, और तीसरा कितना हो जाएगा, 100। तीसरा कितना हो गया, 100। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180, तो एक 30 और एक 50, ये 50 है तो ये 50 होगा, 50 और 30 80, 80 100 180, ठीक है, ये 100 हो जाएगा ना, 50 30 80, 180 में घटाओ तीसरा कोण 80। अब इस पूरे कोण का मान कितना होता है, ये पूरा कोण होता है 180, तो ये 100 है तो ये वाला हो जाएगा 80। यही आपको पूछा है, ए ई सी, ये वाला कोण हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इस वाले कोण का मान कितना हो जाना है, 80 अंश हो जाएगा। समझ गए आप कैसे किया मैंने, समझ गए, ठीक है, समझ गए। एक बार फिर समझा दूं, आप देखो, ये हमारे पास चित्र है, हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, कौन कौन है ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी और ये है सी डी, और क्या क्या दे रखे हैं, ये कोण 30 अंश है, ये कोण 50 अंश है, ठीक हो गया, और हमको ये पॉइंट ई है, ये वाला कोण चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे बढ़ाया, इस रेखा को आगे बढ़ा दे ऐसे। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांत त्रिकोण आपस में बराबर होती है, 50 है तो ये 50, ठीक है। और ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180, तो 50 और 30 80, तो कितना बचा, 100, ये 100 अंश हो गया, ठीक। त्रिभुज का तीसरा कोण, ये पूरा कोण कितना होता है, ये 180 अंश होता है, रेखा के एक ओर ये 100 है तो ये हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा, 80 डिग्रीज हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखिए, दी गई आकृति का क्षेत्रफल इसका, ये तो है आयत, अरे क्या है, त्रिभुज है, एक आयत है एक त्रिभुज है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आकृति का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो 17 गुणा गया 5, लंबाई 17 है, चौड़ाई 5 है, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई। पूरी आकृति का क्षेत्रफल चाहिए ना हमको, तो आयत का अलग निकालूंगा और इसको अलग निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, तो आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 17 और चौड़ाई है 5, चित्र से हमें मालूम चल गया, तो ये तो आयत का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार। अब ये 17 है तो ये भी 17 होगा। आया समझ में, आया कि नहीं आया बोलो भाई। ये हमको दे रखा है, ये 17 है एक्चुअली, ये 17 है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में समान होती है, 17 ये भी 17। अब इस वाले को देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 9 है, ये 9 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक है 5। ध्यान दीजिए,
यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 9 ऋण 5 तो 4, मतलब ये जो ऊंचाई है ये आ जाएगी 4, क्योंकि पूरा कितना है ये, पूरा है ये यहाँ से 9, तो पूरा 9 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4, और ये निकल जाएगी बच्चों ऊंचाई। तो आधार हो जाएगा 17 और ऊंचाई हो जाएगी 4। तो 17 पंजे 85 प्लस 1/2 गुणा गया आधार 17 गुणा ऊंचाई 4, 2 दूनी 4, 85 प्लस 17 दूनी 34, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 119। ये करेक्ट आंसर है बच्चों। पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 119 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ना, तो ये पूरा अंदर का। तो आयत का मैंने अलग निकाल दिया और त्रिभुज का मैंने अलग निकाल दिया। आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 17 गुणा 5 85, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार 17, ये ऊंचाई पूरा ये 9 सेंटीमीटर है, इधर आयत की ऊंचाई है 5, तो ये बच गया 4, ये त्रिभुज की ऊंचाई निकल गई। ठीक है, यह मैंने सूत्र में रख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में हमने ये पेपर जो मैथ्स के क्वेश्चन थे सब हमने कर दिए हैं। अब आपको ठीक से प्रैक्टिस करना है, समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 67, ये 66 था, ये 67, ये 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, अब 81, 82, 83, 84 और 85। ठीक है, तो पूरा मैंने पेपर आपके लिए कर दिया। काफ़ी पेपर्स मैंने YouTube के अंदर डाले हुए हैं पुराने, 2012 से सॉल्व कर करके 2023 तक सब पेपर डाले हुए हैं डियर स्टूडेंट, उनको आप अवश्य करिए। मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ से आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो मैथ्स में इस पेपर में मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।